हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। ये हमारी हिंदू लॉ की नेक्स्ट वीडियो है और आज हम इसमें देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, इसमें 6 चैप्टर हैं जैसा आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। इसमें आपको अब कुछ चीज़ें नोट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये नोट कीजिए कि इस एक्ट का नाम है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। दूसरी चीज़ आपको नोट करनी है कि ये 1955 का 25वां एक्ट है। 25वां एक्ट है ये। 1955 का 25th एक्ट, मतलब एक्ट नंबर क्या हुआ इसका 25, और इन्फोर्स कब हुआ ये 18 मई 1955 में, 18 मई 1955। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। ये अधिनियम क्यों बना, तो उन्होंने ये बात बता दी कि इस अधिनियम को इसलिए बनाया गया है ताकि एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई, मतलब इस एक्ट को अमेंड और कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। ठीक, उसे अमेंड और टू कॉडिफाई द लॉ, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम और विस्तार, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। तो नाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब इसमें एक्सटेंड की बात की गई है, तो एक्सटेंड कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में, और उसके बाद उन लोगों पर भी जो डोमिसाइल्ड उन हिंदुओं को भी लागू है जो उस राज्य के क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, जो डोमिसाइल्ड हैं यहाँ के लेकिन उस क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं, उन लोग अगर वो हिंदू हैं तो उन पर भी ये एक्ट लागू होगा। ठीक है, इसका विस्तार है। मतलब सेक्शन 2 कहता है कि अधिनियम का लागू होना, ये एक्ट किस पे लागू है? तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इसका ए पॉइंट कहता है, क्लॉज 1 का ए पॉइंट कहता है कि ये एक्ट वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इन पर लागू होगा। ठीक है, बी क्लॉज कहता है कि जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हैं उन पर भी ये एक्ट लागू होगा। तो ए और बी में तो हमें ये बता दिया गया कि किन पर लागू होगा। वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये ए में हो गया, और बी में कह दिया जो धर्म से बौद्ध, जैन और सिख हैं, ठीक, इन पर लागू होगा। सी में ये कह दिया गया है कि ये एक्ट किस पर लागू नहीं होगा, तो ये एक्ट मुस्लिम्स, ईसाई, पारसी या यहूदी, इन पर लागू नहीं होता। क्लियर? अब इसमें बात आती है, इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि जो क्लॉज 1 के बाद आर्टिकल 366 का 25th क्लॉज के अधीन जो अनुसूचित आदिम जाति है ST को तब तक लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार गजट में इसकी सूचना ना जारी करे। ठीक है, जब केंद्र सरकार गजट निकालेगी, सूचना जारी करेगी, तब उन पर भी ये एक्ट लागू हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम। अच्छा, सेक्शन 3 जो है उसमें डेफिनेशंस हैं, कुछ खास नहीं है, वो आप अपने आप देख लेना, उनका सीक्वल आपको याद रखना। आगे चलते हैं हम। तो मैं आपको फिर भी चलो बता देती हूँ ज़रा सा कि 3rd में पहली डेफिनेशन है कस्टम और यूजेस। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। कस्टम और यूजेस के बाद आता है बी क्लॉज, कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी होगी? जो प्रधान व्यवहार न्यायालय, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, या जिसे राज्य सरकार गजट निकालकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का की पावर देती है। ठीक है, सी में हो गया फुल ब्लड, हाफ ब्लड, सगा और सौतेला, ये आपको पता ही है, इस पर भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डी हो गया आपका सहोदर, यूट्रीन ब्लड, ठीक, जिसमें एक वाइफ होती है और कई हस्बैंड होते हैं, वो हो गया यूट्रीन ब्लड। इन शॉर्ट मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब इसमें आ जाओ आप सीधे। ई में प्रेस्क्राइब दे दिया, एफ में सपेंड रिलेशन बता दिए। सपेंड रिलेशन कौन से हुए कि मदर है तो मदर से ऊपर की 3 पीढ़ी, और फादर है तो फादर से ऊपर की 5 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं हमारे, उनमें अगर हम आते हैं तो वो हमारे सपेंड हैं। ठीक है, अब इसमें आता है जी कहता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिट रिलेशनशिप कौन कौन सी होगी? जो एक दूसरे के परंपरागत अग्रपुरुष हों, यानी कि एसिडेंट हों, लीनियन एसिडेंट हों। ठीक है,
दूसरे में ये आ गया कि एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष या वंशज की पत्नी हो, कोई पत्नी या पति हो, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि इसकी डेफिनेशन क्लॉज में आपको ये मेन याद रखना है कि ई में क्या है, जी में क्या है, एफ में क्या है, ए में क्या है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हिंदू विवाह की शर्तों के बारे में। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 हमें इस बारे में बताता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। क्या कहता है ये? दो हिंदुओं के बीच विवाह उस सूरत में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें कि निम्न शर्तें पूरी की जाती हों। ठीक, अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे एक्ट का। पूरा एक्ट इसी पे बेस्ड है। सबसे पहला आता है कि दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं हो। अगर दो लोग शादी कर रहे हैं और वो पहले से ही शादीशुदा है, तो उन दोनों में से किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरा कहता है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार क्या नहीं हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में ना हो। ठीक है, चित्त विकृत ना हो। दूसरा, विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो। वो इतना कैपेबल ही ना हो कि वो वैलिड कंसेंट अपनी दे सके और उस बात को समझ सके। ठीक। तीसरा क्या कहता है? तीसरा इसमें से उन्मत्ता, मतलब उन्मत्ता से मतलब क्या हो गया? इंसेनिटी, अटैक ऑफ इंसेनिटी। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। तो इसका थर्ड जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि भाई अगर ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 21 ईयर, वर है तो वो 21 साल का पूरा हो चुका हो, और अगर ब्राइड है, अगर वधू है तो वो 18 साल की एज पूरी कर चुकी हो, तब वो मैरिज की ये शर्त है कि उन दोनों को ये एज अपनी पूरी करनी पड़ेगी। चौथा क्या कहता है? चौथा बताता है प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिट रिलेशन नहीं होने चाहिए। और पांचवा क्या बताता है कि एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब इसमें बताया है सेक्शन 6 रिपील हो चुका है। सेक्शन 7 में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इसमें कस्टम्स बताए गए हैं, जो सेरेमनीज़ होती हैं उन सेरेमनीज़ को बताया गया है हिंदू मैरिज की कि क्या क्या सेरेमनीज़ हैं। तो इसमें कहा है कि हिंदू विवाह उनमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों का अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा। इसमें केस लॉ आया हुआ है, ये डॉक्टर M.A. मुखर्जी वर्सेस राज्य का। वाद में वादी द्वारा चंद्रमा के सम्मुख अनुष्ठान काली के मंदिर में जयमाला द्वारा और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष विवाह किया गया, परंतु वर एवं वधू दोनों की व्यक्तिगत परंपरा न होने के कारण विधिपूर्ण विवाह नहीं माना गया। मतलब उन दोनों में से तो किसी की सेरेमनी के लिए हो, किसी की यहाँ तो परंपरा हो ऐसी कि हाँ भाई हमारे यहाँ ऐसा चलता है इसलिए हम इस तरीके से शादी कर रहे हैं। आगे कहा है इसमें, जहाँ ऐसे आचार और संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी है, अर्थात अग्नि के समक्ष वर वधू को संयुक्त सात पद चलना है, वहाँ विवाह पूरा और बाध्यकर तब तक होता है जब तक 7वां फेरा पूरा न कर लिया जाए। ठीक है। अब इसमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि विवाह के शास्त्रीय रीति के अनुष्ठित किए जाने के लिए निम्न कर्मकांड आवश्यक है। पहला, कन्यादान और पाणी ग्रहण संस्कार। दूसरा, विवाह होम। और तीसरा, सप्तपदी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये इसमें रह गया मेरे से, उसके लिए सॉरी, आप नोट कर लीजिए। सेक्शन 8 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें कहा है कि अगर राज्य सरकार को लगता है तो वो मैरिज के लिए रूल्स बना सकती है,
और रूल बनाएगी तो वो रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। क्लॉज 2 है इसमें, वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट 1 के अंदर, क्लॉज 1 के अंदर अगर कोई रूल बनाएगी तो उसके उल्लंघन पर वो फाइन लगाने की भी हकदार है, और अगर इसका उल्लंघन होता है सेक्शन 8 का तो उसमें 25 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा कहता है कि नियम, जो भी कोई रूल्स रेगुलेशन सरकार बनाएगी वो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेशन के सामने रखे जाएंगे। ठीक। चौथा क्लॉज कहता है इसका कि मैरिज रजिस्टर सुटेबल टाइम पर खुला रहेगा, उसके जो स्टेटमेंट होंगे वो एविडेंस के तौर पर प्रूफ माने जाएंगे, एविडेंस माना जाएगा उसको। और तीसरा, फीस लेने के बाद सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। इसका 5वां क्लॉज कहता है कि यह धारा लागू होने के बाद किसी कारण से प्रभावित नहीं होगी। एक बार जब आप रजिस्टर करा लेंगे और ये सेक्शन उस पर लागू हो जाएगा तो उसके बाद में उस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है, एक सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। नोट कर लीजिए आप, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज़ कंपलसरी, विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये क्या कहता है? दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। जब या तो पति पत्नी में से कोई भी बिना किसी युक्त कारण के दूसरे के साथ रहने से अपने आप को अलग कर लेता है, तब पीड़ित पक्षकार जिला न्यायालय, जहां परिवार न्यायालय है, जहां फैमिली कोर्ट स्थापित है, वहां फैमिली कोर्ट में को आवेदन प्रस्तुत कर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना कर सकता है, और न्यायालय उस आवेदन में अंकित कथनों की सत्यता से संतुष्ट होने पर और आवेदन को अस्वीकार करने का कोई विधि आधार न होने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की डिग्री पारित कर सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका? जहां ये प्रश्न उपस्थित है कि क्या विपक्षी पक्षकार के पास अपने जीवन साथी के साथ रहना त्याग देने के लिए युक्तियुक्त कारण था, तब ऐसे युक्तियुक्त कारण को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने अपने जीवन साथी के साथ रहना त्याग दिया है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? जिसको रिलीफ चाहिए, अब वो चाहता है कि भाई मुझे नहीं रहना, तो प्रूफ तो उसको ही देना पड़ेगा ना। ठीक है। अब पहले समझते हैं कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन है क्या, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है क्या। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी पक्षकार द्वारा किसी भी उचित कारण के बिना, मतलब कोई रीजनेबल फैक्ट ही नहीं है उसके पास, दूसरे पक्षकार को त्याग दिया है, कारण कुछ है नहीं और चल भाई मैं तो नहीं रह रहा तेरे साथ या मैं नहीं रह तुम्हारे साथ, ठीक, तो पीड़ित पक्ष को जिला न्यायालय या परिवार न्यायालय में याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार है। इसमें समझ गए आप? आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है। अब इसमें केस आए थे 2। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको इसमें चैलेंज किया गया था। केस आया था टी सरिता का। टी सरिता के केस में इसको चैलेंज किया गया था और उसमें कहा था कि धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है। उसमें ये वर्डिक्ट दिया गया था। तो उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरा केस आया जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, श्रीमती सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। तो इसमें टी सरिता के केस को ओवररूल्ड कर दिया और इसमें कहा कि आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और ये वैलिड है। ठीक, मतलब टी सरिता में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया था, लेकिन जो सरोज रानी का केस आया है उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया है, इसको वैलिड करार कर दिया गया है। क्लियर?
अब चलते हैं आगे। अब आते हैं जुडिशियल सेपरेशन की बात, न्यायिक पृथक्करण। विवाह, इसमें क्या कहा गया है? पहला पॉइंट कहता है इसका, विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में और पत्नी की दशा में उपधारा 2 में, हम आगे पढ़ेंगे बाद में डाइवोर्स जब हम पढ़ेंगे 13 में, पत्नी की दशा में उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी भी आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी उपस्थित की जा सकती थी, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि वो उसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक। दूसरा पॉइंट कहता है कि जहां न्यायिक पृथक्करण के लिए डिग्री पारित की गई है, वहां याचिकादाता इस दायित्व के अधीन नहीं होगा कि वो प्रत्युत्तरदाता के साथ कोई भी रिलेशन रखे अपना, किंतु यदि न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा याचिका पर और ऐसी याचिका के किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपनी संतुष्टि हो जाने पर वैसा करना उचित समझे और युक्तियुक्त समझे, तो वह अज्ञप्ति का खंडित कर सकेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर उनको लगता है कि रीजनेबल फैक्ट है, कोर्ट को वैलिड रीज़न लगता है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट उसमें डिग्री सेंक्शन कर देगा। ठीक है। और अगर नहीं लगता तो भाई वो डिग्री नहीं पास करेगा उसमें। ठीक है ना। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या है कि भाई आपके जो राइट्स है ना, जो आपका एक आप डाइवोर्स नहीं हुआ है आपका, ठीक है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो अधिकार है और उन पर उनको एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया, उनको रोक दिया गया है, तो उसके लिए पहले जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लाई जाएगी और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ जब इन्हें रहना ही नहीं है तो वो उसको डाइवोर्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है सेक्शन 11 और 12, शून्य विवाह और शून्य करनीय विवाह। शून्य विवाह क्या है? वह विवाह जो शुरुआत से ही अमान्य है, जिससे पक्षकारों के बीच किसी प्रकार के विधि द्वारा प्रवर्तनीय वैवाहिक अधिकारों या दायित्वों का सृजन नहीं होता। अब क्या कहता है इस अधिनियम के प्रारंभ में? सेक्शन 11 कहता है इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठित किया गया यदि कोई विवाह सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 में उल्लिखित शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह अकृत और शून्य होगा। अब आप ये याद करो कि क्लॉज 1 में क्या था कि भाई किसी भी पार्टी की हस्बैंड और वाइफ मैरिज के टाइम पे जिंदा नहीं होने चाहिए, जीवित नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लॉज 1 हो गया। क्लॉज 4 क्या कहता है कि कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं आना चाहिए, अगर कोई प्रोहिबिटेड रिलेशन है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर 5वां क्या कहता है कि एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। ठीक, लेकिन प्रोहिबिट रिलेशन के लिए एक बात आती है यहाँ पर कि अगर किसी के यहाँ ऐसी रूढ़ी या प्रथा है कि होता है ऐसा, तो वहाँ पर ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा उस पर। ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 12 की, शून्य करनीय विवाह। ये क्या होता है? ऐसा विवाह जो तब तक मान्य है जब तक कि उसके शून्य होने की अज्ञप्ति पारित नहीं कर दी जाती। ठीक है। शून्य करनीय विवाह में दोनों पक्षकारों के मध्य वैवाहिक अधिकार और दायित्व का सृजन हो जाता है। अब क्या कहा है इसमें, इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 12 कहता है, इसका क्लॉज 1 है, कोई विवाह भले ही वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किया गया है, निम्न आधारों में से किसी पर, अर्थात नंबर 1, प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण वो किसी भी तरह से उससे सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकता, इस आधार पर कि विवाह में धारा 5 के खंड 2 में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में है। तीसरा, इस आधार पर कि याचिकादाता की सम्मति या जहाँ तक याचिकादाता की विवाह संरक्षक तक सम्मति धारा 5 के अनुसार बाल विवाह निरोध संशोधन अधिनियम 1978 के लागू होने के पूर्व थी, वहाँ
ऐसे संरक्षक की सम्मति बल या कर्मकांड की प्रकृति या प्रत्यार्थी से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी। डी कहता है इसका कि इस आधार पर कि प्रत्युत्तरदात्री विवाह के समय याचिकादाता से अलग किसी और पर्सन से वो प्रेग्नेंट थी, तो शून्यकरणीय होगा और अकृतता की अज्ञप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा। अब इसको समझिए। क्लॉज 1 में उन्होंने सेक्शन 12 जो है उसके क्लॉज 1 में उन्होंने कुछ शर्तें दी हैं कि अगर इन चीज़ों में आता है तो वो वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी। पहला, इम्पोर्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट, ठीक। दूसरा क्या हो गया कि सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में जो कंडीशन दी हुई है अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। सेक्शन 5 का क्लॉज 2 क्या था कि भाई वो किसी भी तरह से कंसर्न देने में कैपेबल नहीं है। विवाह के समय दोनों पार्टीज में से कोई किसी भी तरह से अगर वो कैपेबल नहीं होता कि भाई वो अनसाउंड माइंड है, इम्पोर्टेंट है या फिर उन्मत्तता से ग्रस्त है। उसके बाद आता है आपका क्लॉज थर्ड पार्ट। क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है कि वो फ्रॉड्यूलेंटली उससे सहमति ली गई है, ठीक। और फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि भाई उस टाइम पर जो भी कोई जो प्रत्युत्तरदात्री थी उस समय वो किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट थी। तो ये था अब तक 12th सेक्शन तक। इसके बाद का हम आगे कवर करेंगे। आज वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू।